हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। चैप्टर है अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो 13.1 में लिमिट्स डिस्कस की गई है। तो एक बार जैसे कि पहले पिछले वीडियो में मैंने पूरी थ्योरी कराई थी और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी। तो एक बार उसका फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा होगा, एक फंक्शन दे दिया जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और बोला जाएगा कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, ये बताओ क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसा अलग से नहीं बोला जाएगा, ऐसा उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 है ना। तो लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, जो एक्स है वो एक की तरफ बढ़ रहा है। और लिमिट का मतलब क्या होता है, उस नंबर के आसपास, मतलब नेबरिंग जो एरिया है वहाँ का एक्स उठा के इसके अंदर रख के देखना है क्या आंसर आएगा। एग्जैक्टली ए हम नहीं रखते, आसपास का रख के देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप वो उठा के रख के ही देखना है ना। लिमिट है, आसपास की वैल्यू निकालते, लेकिन आप एक बार एग्जैक्टली वो उठा के रख के देखना। तो इसके अंदर पहली स्टेप हम क्या लगाते हैं, पुट x इक्वल टू ए इन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि अपना फंक्शन होगा डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट इसके अंदर x इक्वल टू ए उठाकर पुट कर देना। तो अब उसके बाद में आप ऑब्जर्व करना कि आंसर क्या आएगा। आंसर दो टाइप की चीज़ें आ सकती है। एक तो है अपने कोई नॉर्मल नंबर से आ जाए। ठीक है, जैसे नॉर्मल नंबर मतलब ऐसे कि आंसर समझो कि कोई रियल नंबर आ जाएगा ना, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, या -1 आ जाए, या फिर 1/2 आ जाए, या 0 आ जाए, या इन्फिनाइट आ जाए, है ना। जो हम पहले से देखते आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी आ जाए ना, तो अपना जो आंसर है वो यही हो जाएगा। यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। भले इन्फिनाइट भी क्यों ना आए, वो यहाँ पर बन जाएगा। दूसरी चीज़ है, इनसे खतरनाक नंबर ऐसे होते हैं जो कि होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले। इनडिटर्मिनेट ये कौन सी फॉर्म होती है, जैसे 0/0 बन जाए, है ना। ये जैसे आपने x इक्वल टू ए उठा के इसमें रखा और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाए, मतलब 0/0 बन जाए, या फिर इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट बन जाए, या फिर इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट बन जाए, या फिर 0 इंटू इन्फिनाइट बन जाए। 3 फॉर्म्स और होती है, लेकिन अपने यहाँ पर वो नहीं बनेगी। इनमें से भी ज़्यादातर तो 0/0 ही बनेगी। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, उस केस में आपको जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना, वो कुछ तरीके बता रखे हैं मैंने, वो आपको लगाने हैं। वो तरीके क्या हो सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो फैक्टराइजेशन लगा लो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लगा लो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म दो है हम यहाँ पे काम में लेंगे। एक तो ये है कि कभी ऐसा आ जाए ना, लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। तो इस केस में आपको डायरेक्ट आंसर बोलना है n इंटू ए की पावर n-1। एक तो ये। दूसरा ये है, कहीं पे ये आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, तो इसका आंसर हमें 1 बोलना है। दूसरी वाली फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, तो जो x यहाँ पर है, अगर उसकी वजह से ये नंबर और ये नंबर एक साथ अगर 0 बन रहे हैं, मतलब जैसा नंबर यहाँ है वैसा ही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई बड़ी सी बिल्डिंग है x के अंदर, तो वही बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पर भी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर इसका आंसर 1 बोलेंगे। कुछ और कोई नंबर हो तब यहाँ पे, जैसे इसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन यहाँ वाली चीज़ को तो बदल ही सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो कुल मिला के बात ये कि यहाँ जो कुछ भी लिखा हो, जो साइन के अंदर एंगल हो, वही नीचे की तरफ नंबर होना चाहिए, तभी इसका आंसर हम 1 बोलेंगे। तो ये तरीके हैं एक लिमिट को सोल्व करने के। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्टली वो चीज़ पुट कर दो, फिर ऑब्जर्व करो कि नॉर्मल नंबर आ गया, मतलब इनके अलावा कुछ भी आ गया, तब तो डायरेक्ट आंसर वही अपना बन जाएगा। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बन गई, तब आपके पास दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन लगा दो जैसे कि एलजेब्रिक फंक्शंस में होगा, या फैक्टराइजेशन लगा के कॉमन फैक्टर काट देते हैं, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो। तो दो अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वाली फॉर्म लगेगी, और बिना ट्रिग्नोमेट्री मतलब ओनली एलजेब्रिक फंक्शन है तो फिर n इंटू ए की पावर n-1, ये अपना आंसर बन जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ऊपर की तरफ क्या बोला है, एक्सरसाइज 13.1 है, इसमें बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन क्वेश्चंस 1 to 22। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ तक हमें लिमिट्स, ये जो पूछा है उनका डायरेक्ट आंसर बताने की क्या है, उनकी वैल्यूज़। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 ऑफ x+3 की वैल्यू बतानी है हमें। लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 3, x जो है ना वो 3 की तरफ बढ़ रहा है,
तो x+3 कुल मिला के ये x+3 इसका आंसर किधर की तरफ बढ़ेगा? तो देखो x अगर 3 की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ वाला जो x है वो भी 3 की तरफ बढ़ेगा, ये 3 की तरफ बढ़ेगा प्लस फिक्स 3 उसमें ऐड कर देंगे, तो एक नंबर तो 3 की तरफ बढ़ रहा है उसमें 3 और जोड़ देंगे, तो फिर कुल मिला के आंसर 6 की तरफ बढ़ने लगेगा, 6 की तरफ। तो इतना आसान है ये सोल्व करना। देखो मैंने 4 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, तो पहला क्वेश्चन यही लिमिट x टेंडिंग टू 3 x+3। तो अपना पहला नियम क्या कहता है, जब भी ऐसा कुछ आए आप क्या करो, पुट x इक्वल टू ए, जो भी हमें लिमिट लगा रखी है ना वो डायरेक्ट पुट कर दो इसके अंदर, फिर ऑब्जर्व करो कि नॉर्मल नंबर मिला या फिर इन चारों फॉर्म्स में से कोई ना कोई मिली। तो सबसे पहले ये 3 उठा के इसमें पुट कर देते हैं, डायरेक्टली पुट x इक्वल टू 3, डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दो तो क्या मिलेगा हमें, ये क्या बन जाएगा 3 + 3 मिल जाएगा। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से है? ये 3 + 3 कितना आया, 6 आया। 6 इनमें इन चारों में से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, 0/0 ये तो बड़े बड़े खतरनाक से नंबर है, तो ये 6 आ गया। अच्छा तो इसका मतलब ये नॉर्मल नंबर आ गया, तो यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 x+3 का आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब आगे हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आते हैं चलो। तो ये x बराबर x टेंडिंग टू पाई है, तो x बराबर पाई एक बार आप डायरेक्टली पुट कर दो इसके अंदर ना, तो क्या बन जाएगा, पाई -22/7 बन जाएगा ये ना, पाई -22/7। अब दोस्तों ये पाई मतलब अलग होता है 22/7 से। हाँ, जो हम सर्कल वाली जो एक पढ़ते थे 9th 10th क्लास में, तो पाई की वैल्यू कभी कभार 22/7 ले लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो जो मतलब जूम करके देखोगे, वैसे होते हैं काफ़ी करीब है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत करीब भी नहीं होते। जैसे 22/7 यहाँ पर है, और जो अपना पाई होगा वो थोड़ा सा कम होगा, और जो 3.14 है वो तो और भी कम होगा। तो ये अब यहाँ से क्लियर कर लेना, पाई थोड़ा मतलब इनके बीच में से होता है ना, इनके करीबन बराबर ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली इनके बराबर नहीं होता। तो इसका आंसर ऐसे नहीं कि ये दोनों सेम ही है तो कट के आंसर 0 आ जाएगा, बस इतना ही इसका आंसर रहेगा। और ये कंसेप्ट भी आज याद रखना। अब इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसमें क्या है, लिमिट r टेंडिंग टू 1 है, r की वैल्यू 1 होने को तैयार है, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली पुट कर देंगे, पुट r इक्वल टू 1, फिर ऑब्जर्व करेंगे। देखो r इक्वल टू 1 डालूंगा तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो पाई इंटू 1 मतलब पाई ही बन जाएगा। तो ये आंसर क्या है, ये क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर। इसके अंदर ये हो गया, इसके अंदर ये हो गया, और यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें बोला लिमिट x टेंडिंग टू 4, और ये 4x+3/x-4 ऐसे ऐसे है, तो क्या करो, डायरेक्टली पुट कर दो x बराबर 4, है ना, ये डायरेक्टली क्या कर दो, पुट कर दो। देखो पुट करो और फिर ऑब्जर्व करो, अगर दिक्कत होती है तो फिर कुछ करेंगे, अगर दिक्कत नहीं होती तो वही आंसर बन जाएगा, लिमिट का भी वही है, एग्जैक्टली भी वही होगा। खैर 4 इसमें पुट करें तो 4 4 जा 16 + 3 अपॉन नीचे की तरफ 4 - 2 ऐसे हो गया। 16 + 3 19 हो गया, और 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 19/2 बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो इनमें से बिलोंग कर नहीं रहा, तो ये तो सिंपल आंसर, तो यही अपना आंसर बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला लिमिट x टेंडिंग टू -1 x⁻10 + x⁵5 + 1 अपॉन x-1 है। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली पुट करो x इक्वल टू -1, एक बार इसमें पुट करके देखो क्या बनता है। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1 अपॉन नीचे की तरफ x की जगह -1, और जो अलग से -1 है वो तो अपनी जगह आएगा ही आएगा। अच्छा, -1 की पावर 10, ये नेगेटिव नंबर की पावर इवन पावर है, तो इसका +1 बन जाएगा, और माइनस ये 1 है तो इसकी पावर ओड नंबर है, 5 तो ओड नंबर होता है, तो इसका -1 बन जाएगा, +1 डिवाइड बाई ये -1 ऊपर की तरफ 1 से ये कट गया, ऊपर 1 बच गया और नीचे की तरफ -2 बच गया। क्या ये जो -1/2 है ये एक नॉर्मल नंबर है या फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म में से है? तो ये नॉर्मल नंबर है, तो यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 1⁵ -1 अपॉन x। तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। जिससे आप एक बार पुट करोगे x इक्वल टू 0 डायरेक्टली, तो क्या बनेगा, ये 0 + 1 तो 1 की पावर 5 -1 अपॉन नीचे की तरफ 0, तो ऊपर 1 - 1 की पावर 5 तो 1 ही होता है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 अपॉन 0। ये क्या बन गई, ये बन गई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना, एक बन गई क्या, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो
तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमें अब वो सारे जो भी जुगाड़ है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को वापस किसी नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या क्या अपने पास में रास्ते हैं, या तो फैक्टराइजेशन कर लो या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, है ना। अगर ऐसे ऐसे है तो उसका फिर जैसे इसका आंसर डायरेक्टली ये बन जाएगा n इंटू एक की पावर n माइनस वगैरह ऐसे सब। तो यहाँ पर जैसे कि देखो ये सब क्यों करते हैं, क्या ये आप समझ पाए, ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि देखो जैसे ये है या फिर फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, वैसे सारी चीज़ें वहीं से निकली है, तो इसलिए करते हैं ताकि जैसे ऊपर की तरफ जीरो कोई नंबर बन रहा है, नीचे की तरफ कोई नंबर जीरो बन रहा है, तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा नंबर हो ऊपर भी और नीचे भी जिसकी वजह से ऊपर की तरफ जीरो बन रहा है और जिसकी वजह से नीचे की तरफ जीरो बन रहा है, या फिर ऊपर की तरफ इन्फिनाइट नीचे की तरफ इन्फिनाइट, वो कट जाए, फैक्टराइजेशन से वो चीज़ कट जाए, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये वो रास्ते हैं जो कि जिस कारण से मतलब वो जो मुसीबत की जड़ होती है ना उसको काटने के लिए ये तरीके हम लगाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप चाहो तो उनमें से कोई फॉर्म लगा दो, लेकिन ये क्वेश्चन ऑलरेडी थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो इसको कैसे करेंगे, कर तो देंगे करने के, फॉर्मूले पड़े अपने पास में कई, लेकिन इसको आसान तरीके से अगर करना है ना तो आप क्या करो, x+1 की पावर 5 का जो एक्सपेंशन होता है ना बाइनोमियल थ्योरम से या कैसे भी करके, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वैसे, वरना ऐसे कर दो, चाहो तो स्टैंडर्ड में भी कन्वर्ट करके बता दूंगा, लेकिन वो देखो फिर कन्फ्यूजन हो जाओगे, है ना, उसमें थोड़े कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसको आप क्या करो, ये जो x+1 की पावर 5 है ना, इसको आप एक्सपेंड कर दो, चाहो तो बाइनोमियल थ्योरम से कर लेना, लेकिन इसको एक्सपेंड करो। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, देखो इसका एक्सपेंशन एक बार मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ। इसका x+1 की पावर 5 का होता है, सबसे पहले x5, फिर आएगा 5c1 मतलब 5 आ जाएगा, फिर बन जाएगा x की पावर 4, फिर आएगा 5c2 10, तो x का क्यूब आ जाएगा, मतलब x की पावर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे आएगा 5c0, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल थ्योरम का, ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, याद है कि नहीं याद, या भूल गए। अगर नहीं याद तो आप एक तरीका और लगा सकते हो, x+1 की पावर 5 को ऐसे लिख लो, x+1 का स्क्वायर इंटू x+1 का क्यूब, फिर इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला लगा दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहीं पे आप पहुँचोगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। खैर यहाँ पे 5c1 ये हो गया है ना, अब 5c2 हो गया, अब 5c3 वापस 10 हो गया। अरे यार ये कम होएगी पावर, यहाँ पे 5 4 3 आएगी, यहाँ पे 3, अच्छा फिर x², फिर 5x, फिर लास्ट में 1 बच जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है। तो मैं यहाँ पे x+1 की पावर 5 है ना, इसकी जगह ये वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो देखो क्या बनेगा ये आगे। तो यहाँ पर इसकी जगह तो मैंने ये एक्सपेंशन लिखी दी है जो अभी हमने किया है, -1 यहाँ पे अलग से -1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा और देखो, अब जो नंबर कैंसिल वगैरह होना चाहते हैं वो होने दो, है ना, क्वेश्चन का फ्लो चलने दो, बहुत सारी चीज़ें कटेगी तब जाके हमें एक छोटा सा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे -1, ये +1 -1 कट गया। अब देखो नीचे की तरफ कौन तैयार खड़ा है, x, ऊपर वाले किसी एक x को काटने के लिए। तो क्या करो, आप ऊपर से कोई x कॉमन ले लो या फिर x काट दो ना, x काट दो आप पूरे में से, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x5 के नीचे x आएगा तो x4 बच जाएगा, फिर 5x4 के नीचे x आएगा तो 5x क्यूब, फिर 10x क्यूब के नीचे x आएगा तो 10x², फिर इसके नीचे x आएगा तो क्या बन जाएगा 10x, और 5x के नीचे x आएगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। तो हर बार हमें कोशिश मतलब देखते रहना चाहिए कि क्या अब 0 पुट कर दूं, क्या अब 0 पुट कर दूं, जैसे स्टार्टिंग में, कि स्टार्टिंग में 0 पुट कर दें, फिर स्टार्टिंग में नहीं जमा काम, तो फिर यहाँ 0 पुट कर दूँ, ये तो वो सेम ही है, यहाँ 0 पुट कर दूँ अभी भी दिक्कत है, यहाँ 0 पुट कर दूँ, क्या यहाँ कर दो पुट, क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 0, x की जगह 0, ये क्या बन जाएगा 0, 10x² ये भी 0 बन जाएगा, 10x 10 इंटू 0 ये भी 0 बन जाएगा, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा 5। मैंने क्या किया, अब पुट कर दिया x = 5 फाइनली, तो ये टोटल आंसर कितना हो गया 5। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, स्टार्टिंग में थी लेकिन हमने इतनी कैलकुलेशन की तो वो हट गई, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कुल मिला के वो जो मुसीबत की जड़ होती है ना वो हमें काट देनी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3x² - x - 10 अपॉन x² - 4। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करो, पुट करो x = 2 डायरेक्ट, इसके अंदर डायरेक्ट पुट करो, क्या बनेगा 3 × 2 का स्क्वायर, तो 3 × 2 का स्क्वायर मतलब 3 × 4 हो जाएगा, ये हो गया 12,
-2 -10 डिवाइड बाई नीचे की तरफ 2 का स्क्वायर 4 -4 तो 12 -12 ये भी 12 हो गया, तो ऊपर 0 बच गया, नीचे 4 -4 ये भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म बन गई है। तो मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हमें इसको बचाना पड़ेगा अब यहाँ से। तो क्या करें, देखो ऊपर क्वाड्रेटिक है, खुली हुई क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि इनके कुछ फैक्टर कट जाएं, तो हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंशन वगैरह कुछ मत लगाना, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लग नहीं पाएगी क्योंकि वो तो एकदम स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3x² है, इस 10 के इसके फैक्टराइजेशन यहाँ पे x है ना, 3 × -10 -30 हो गया, तो इस -x को क्या लिखा जाए, -6x + 5x है, क्वाड्रेटिक है यार, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर रहा हूँ मैं, ऐसा हो गया। नीचे क्या x² -4, तो ये x - 2 और x + 2 ये बन जाएगा ना, a² - b² का a + b a - b ऐसे बन गया। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये चलता रहेगा साथ में, जब तक आप ये x = 2 इसके अंदर पुट नहीं कर दोगे तब तक ये चलता रहेगा। हमने पुट करके देखा लेकिन फिर मिस्टेक हो गई, इसलिए फिर हमने पुट नहीं किया, है ना। एक बार देख लिया था, 0/0 फॉर्म बन गई, इसको हम आंसर नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये चलता रहेगा जब तक हम एक डिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ले आते तब तक। तो एक्सटेंडिंग टू 2, ये इनमें क्या कॉमन आया, 3x बच गया कितना, x - 2, इनमें क्या कॉमन आया, 5 बच क्या गया, x - 2, नीचे की तरफ x - 2 x + 2, चलो ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये x - 2 तो कॉमन आ गया, फिर इधर कितना है 3x और यहाँ पे कितना 5, नीचे की तरफ x - 2 x + 2, ये कट गया। अब क्या बचा, ये 3x + 5/x + 2 बचा। तो हो सकता है कि यही मुसीबत की जड़ रही और वो कट गई हो। तो एक बार आप फिर ट्राई कर लो ना, 2 उठा के इसमें पुट करो, अब वापस से पुट x = 2 करो, डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला, 3 × 2, तो 3 × 2 = 6 + 5, नीचे की तरफ 2 + 2 2 + 2, तो ये हो गया ऊपर की तरफ 11, नीचे की तरफ 4। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नहीं ये नहीं है, ये तो एक नंबर है, नॉर्मल नंबर है 11/4, तो ये चल जाएगा, ये अपना आंसर बन गया 11/4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x4 - 81 / 2x² - 5x - 3। सबसे पहले पुट x = 3 डायरेक्टली, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, ये 3 की पावर ना, यहाँ पे बन जाएगा 3 की पावर 4 - 81 नीचे की तरफ 2 × 3 का स्क्वायर -5 × 3 -3, तो ऊपर की तरफ ये तो 3 की पावर 4 81 ही होता है, 81 - 81 0 बन गया। नीचे की तरफ 9 × 2 18 और 5 3 जा 15 और 3 18 18 - 18 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई है। तो अब हमें कुछ ना कुछ इसमें लगाना पड़ेगा। एक बार देखो ऊपर कुछ पॉलिनोमियल ऊपर है, कुछ नीचे है, तो यहाँ पर एक बार मैं आपको दोबारा वो चीज़ें बता दूँ कि क्या क्या लगा सकते हो, या तो सोल्व कर सकते हो, वैसे सोल्व तो हुआ पड़ा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरी फैक्टराइजेशन, मतलब ऊपर वाले के फैक्टर्स बना लो नीचे वाले के। फिर तीसरी चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म लगा दो, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री वाली तो लगेगी नहीं, वैसे ये वाली भी यहाँ पे नहीं लग पाएगी, लगाने वाला लगा देते। लेकिन अब इसमें ये फालतू स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा उस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, तो यहाँ तो ऐसे बनाने में फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बढ़िया कि आप ये तरीका लगा दो फैक्टराइजेशन, हो सके तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का ही ट्राई किया करो। अगर फैक्टराइजेशन नहीं लग पा रहा या लगाने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप इनकी तरफ आया करो। तो इसके अंदर हम फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे। तो इसके अंदर जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है ना, वो चलता रहेगा साथ के साथ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x4 - 81। 81 क्या होता है, 81 3 की पावर 4 ही होता है, तो ये हो गया x4 माइनस ये 81। तो x4 को ऐसे लिख लूँ मैं, x² का स्क्वायर माइनस 81 है 3 की पावर 4, तो उसको मैं 3 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ। नीचे की तरफ 2x² ये है, तो 2 × -3, इसको तो बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेंगे, क्वाड्रेटिक है, तो 2 × -3 -6 हो गया। 5 के कैसे टुकड़े किए जाए, तो -6 + 1 कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 6x + x - 3। ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3। ये देखो x² और 3² की जगह उंगली रख लो, तो ये हो गया a² माइनस ये हो गया b²। तो a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b,
एक का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। नीचे की तरफ देखो, इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन लूँ मैं, 2x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी बच जाएगा x माइनस 3। तो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये अभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पोजीशन में है, तो इसको और फैक्टराइज कर दो, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3। ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको 9 बना दो। यहाँ पे नीचे की तरफ x माइनस 3 कॉमन है, और फिर इधर ब्रैकेट में यहाँ पे 2x बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया। x माइनस 3 ये कट गया, मुसीबत की जड़ कट गई। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ये बच गया। अच्छा, ये तो रख ही देते डायरेक्ट, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन नीचे की तरफ 2x प्लस 1। एक्स की वैल्यू 3 डाल दो इसके अंदर, क्योंकि अब तो वो देखो x माइनस 3, अगर यहाँ पे 3 रखते तो 0 माइनस 3 माइनस 3, यही तो 0 बन रहा था, और नीचे भी यही 0 बन रहा था, ये कट गया। अब ये बच गया, जो इनको कोई 0 से मतलब नहीं है, ये तो 0 बनते भी नहीं है। 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 9 18 हो गया, डिवाइड बाई 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो गया ये। तो 18 इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो मैं भी कर देता हूँ, चलो 18 6 108 हो जाएगा शायद, ये ना 108 अपॉन 7 ये बन जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना एक बार आप। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। आपको ओनली x की जगह 0 रखना है, तो पुट कर दो इसके अंदर x की जगह 0। एक आसान क्वेश्चन आ गया ये फिर से। तो x की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर a इंटू एक्स तो 0 बन जाएगा, प्लस b डिवाइड बाई c इंटू एक्स 0 बन जाएगा प्लस 1। तो b अपॉन 1 बच गया यहाँ पे आंसर ना, b अपॉन 1। तो b अपॉन 1 का आंसर b ही आ गया। अब b कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या कुछ इन्फानाइट हो, तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, ओनली b बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट z टेंडिंग टू 1, और फिर इधर है z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। तो ऐसा है यहाँ पर, अब क्या किया जाए, देखो z हो या x हो, x समझ लो तो x की पावर 1/3, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। ऊपर की तरफ कोई फंक्शन है, नीचे की तरफ है, तो दोनों का डिवीजन है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट z इक्वल टू 1 डायरेक्टली पुट कर दें, क्योंकि z इस बार x तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 की पावर 1/3 1 बन जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है ही, डिवाइड बाई 1 की पावर 1/6 1 माइनस यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0/0, ये बन गई फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो अब यहाँ पर हमें इसके जो भी तरीके होते हैं सोल्व करने के वो लगाने पड़ेंगे। तरीके क्या क्या है, या तो फैक्टराइजेशन लगा दो, तो फैक्टराइजेशन तो इस बार ना दिक्कत हो जाएगी, फैक्टराइजेशन लगाओगे तो उल्टी पावर्स है, मतलब रूट के अंदर है पावर्स। और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 होती है, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए काम आती है, लेकिन ये फॉर्म हम लगा सकते हैं। कुछ पावर्स वगैरह का जिक्र यहाँ पे हो रखा है, और अपने वाले क्वेश्चन में भी देखो पावर्स का जिक्र हो रखा है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एक बार मैं इसको अपने फेयर में लिख लेता हूँ, फिर इसी यहीं से रेफरेंस बना लेंगे उसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स रेस्ट पावर एन माइनस ए रेस्ट पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो सेट करना पड़ेगा ऐसे। देखो नीचे की तरफ क्या है, x माइनस ए है, जैसे समझो ये z है ना, वो अपना x का काम कर रहे हैं, और जो 1 है ना, ये 1 ये अपने a का काम कर रहे हैं। तो इधर भी फिर ऐसा ही बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर x की जगह z डाल दूँ और a की जगह 1 डाल दूँ, तो x माइनस ए क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस। अपने वाले क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, z माइनस 1। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे z माइनस 1 मतलब x माइनस ए है ना, तो क्वेश्चन में भी z माइनस 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी को अब आगे करते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई किसकी ज़रूरत थी, x माइनस ए की, इस बड़े से नंबर के नीचे ये होना चाहिए। तो यहाँ पे तो z माइनस 1 नहीं, तो मैं z माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँगा। तो क्या बनेगा, ये z माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करने थोड़ा तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई। एक अच्छे खासे एक्सप्रेशन के नीचे x माइनस ए अकेला होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा बन जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 1, ये बन गया z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन
जेड की पावर 1/6 -1 इंटू जेड -1 अपॉन जेड -1। थोड़ा सा सेट करें, इसके नीचे ये आना चाहिए, और ये एक्सप्रेशन भी काफ़ी हद तक इसके न्यूमरेटर जैसा लग रहा है, तो इसके नीचे भी ये आना चाहिए, मतलब इसके नीचे भी वो आना चाहिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हम एक जगह रख लेंगे, ऐसा बना देंगे, मतलब लिमिट z टेंडिंग टू 1, जेड की पावर 1/3 -1 अपॉन, ये इसके नीचे आ जाएगा जेड -1 मल्टीप्लाई बाई ये जो नंबर है ये इनको साथ में रख लेते हैं, जेड -1 अपॉन जेड की पावर 1/6 -1। देखो ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन यही है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तब ऐसा मिलेगा हमें। मैं चाहता तो ये जो जेड -1 है इसके डिनोमीटर के भी डिनोमीटर में लगा सकता था, लेकिन क्या है, जैसे इसका आंसर ये आ रहा है, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, है ना, रेसिप्रोकल ले लो इसका, तो इसका ये आंसर भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएं, है ना, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर होता है n इंटू एक की पावर n-1। n क्या है यहाँ पे जो पावर है वो, a क्या है जो हम यहाँ पे जो बन रहा ना ये a है, तो n और a से आंसर मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा n इंटू एक की पावर n-1 बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर क्योंकि ये उल्टा है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का उल्टा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आंसर ये होता है, तो इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म का उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा 1 अपॉन n इंटू ए की पावर n-1, इस टाइप का मिलेगा नीचे ही। खैर दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे क्योंकि पावर्स अलग अलग है। इसमें देखो क्या मिलेगा, n मतलब पावर 1/3, एक्चुअली ये 1 है ना, 1 इसकी भी पावर 1/3 ही है, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ता नहीं इसलिए हम लिखते नहीं है। खैर n की जगह कितना 1/3, तो 1/3 इंटू a की जगह क्या है यहाँ पे जो है, या फिर इसकी वैल्यू जो बन रही है 1, वो है 1 की पावर n-1 कितनी 1/3 -1 मल्टीप्लाई बाय, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर उल्टा मिलेगा 1 अपॉन n क्या है यहाँ पे जो पावर है वो 1/6 इंटू a क्या है जो यहाँ पे नंबर है वो ये समझ लो, या फिर जो आप रख रहे हो वो समझ लो 1 की पावर n-1, 1/6 है ना n, तो 1/6 -1 ऐसे हो गया। तो 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इन सबको हटाओ, ये 1/3 ही बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 1 अपॉन, इसका तो कोई मतलब है नहीं, 1 की पावर कुछ भी लगाओ आंसर 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऐसे बन जाएगा। तो अब ये फाइनली 3 6 को काट देगा तो 2 यहाँ पे बच जाएगा, तो आंसर क्या हो गया इसका 2। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जो आगे के क्वेश्चन है वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।